हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आज लेके आया हूं आप सभी के लिए 8 जून की करंट अफेयर्स। 8 जून की करंट अफेयर्स जो है वो हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं और हर दिन मैं आप सभी को इसी प्रकार से करंट अफेयर्स पढ़ाता हूं। बस इसी प्रकार से आप लोग साथ बने रहिएगा और करंट अफेयर्स को पढ़ते रहिएगा। देखिएगा, आज है 8 जून और 8 जून की करंट अफेयर्स हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। हर दिन आपको जानकारी देता हूं कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए, अगर आपको इनका पीडीएफ चाहिए तो ज्ञानकोश नाम से ही व्हाट्सएप ग्रुप भी है, टेलीग्राम ग्रुप भी है, फेसबुक पेज भी है, साथ साथ में आप सभी के लिए ज्ञानकोश ऐप भी है। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिएगा, अब हम बात करते हैं आज की करंट अफेयर्स की तरफ। आज की करंट अफेयर्स पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे, आज है 8 जून और आज का जो दिन है 8 जून का जो दिन है वो किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो बात कर लेते हैं। देखिएगा, 8 जून का जो दिन है ये विश्व महासागर दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ल्ड ओशियन डे के रूप में आज का जो दिन है 8 जून का जो दिन है ये मनाया जाता है। अब आपसे यहां से प्रश्न शुरू होते हैं। यहां से पहला प्रश्न आपके लिए शुरू होता है कि जो विश्व महासागर दिवस है इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो वर्ष 2009 में इसकी शुरुआत करी गई थी। हालांकि इसकी घोषणा 2008 में कर दी गई थी, लेकिन ये पहली बार मनाया कब गया था। तो ये पहली बार मनाया गया था 2009 में। घोषणा 2008 में हुई थी संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। इसकी घोषणा किसने करी थी। तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इसकी घोषणा 2008 में करी गई थी, लेकिन इसको पहली बार मनाया गया था 2009 में। अब इसका उद्देश्य क्या है। जैसा कि नाम से ही है कि विश्व महासागर दिवस, मतलब कि जो महासागर है उनके महत्व और इनकी वजह से, महासागर की वजह से जो हम चुनौतियों का सामना करते हैं उन सभी के प्रति लोगों को जागरूक करना, उन सभी चुनौतियों के प्रति लोगों को जागरूक करना ही विश्व महासागर दिवस का मुख्य उद्देश्य है। तो आसान सी बात है, सिंपल सी बात है, यहां से आपको समझ में आई होगी। लेकिन इतनी सी जानकारी तो हम पढ़ेंगे नहीं, यहां से हम पढ़ेंगे। देखिएगा, बात करता हूं मैं आपसे कि विश्व में पृथ्वी पर कितने महासागर हैं। 5 महासागर है। सबसे बड़ा कौन सा है। सबसे ज्यादा है प्रशांत महासागर, जो सबसे पहले नंबर पर आता है, सबसे बड़ा है। और दूसरी बात, सबसे गहरा भी है, सबसे बड़ा साथ साथ में सबसे गहरा जो महासागर है वो भी कौन सा है, प्रशांत महासागर। अब मैं आपसे एक बात बताता हूं, आपके पिछले एग्जाम्स में आपने देखा होगा कि कितनी बार पूछा गया है, कितनी बार आपके एग्जाम्स में एक प्रश्न आ चुका है कि सबसे गहरा स्थल कहां पर है। तो ये प्रशांत महासागर में है। उसका नाम क्या है। उसका नाम है मैरियाना ट्रेंच, या हिंदी में हम कहेंगे मैरियाना गर्त, जिसकी अगर हम बात करें कितना गहरा है तो लगभग 11,000 मीटर। 11,000 मीटर टोटल की बात करी जाए तो 10,994 मीटर, लेकिन अगर आपसे एग्जाम में लगभग पूछा जाता है तो लगभग 11,000 मीटर इसकी गहराई है। समझ में आई होगी बात। उसके बाद दूसरा है अटलांटिक महासागर, या अटलांटिक को क्या कहते हैं, अंध महासागर। तीसरा कौन सा है, हिंदुस्तान से नाम जिसका जुड़ा है, हिंद महासागर। अगला आता है दक्षिण ध्रुव महासागर। अब दक्षिण ध्रुव को एक और नाम दिया गया दक्षिण महासागर, या इसी को अंटार्कटिक महासागर भी कहते हैं। उसके बाद बात करता हूं, पांचवा कौन सा है, उत्तरी ध्रुवीय महासागर, या इसे हम क्या कहते हैं, आर्कटिक महासागर। और जो सबसे लंबा, सबसे बड़ा है वो प्रशांत है, जो सबसे छोटा है वो कौन सा है, उत्तरी ध्रुवीय महासागर या आर्कटिक महासागर। ये मैंने आपके सामने क्षेत्रफल की दृष्टि से, आपके सामने आयतन की दृष्टि से आपके सामने सारे के सारे पांचों के पांचों महासागरों को रखा है। ठीक है, आइएगा बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर पहला, प्रश्न नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे आता है। क्या है प्रश्न नंबर 1 कि रक्षा मंत्रालय ने एयरपोर्ट सर्विलांस रडार के लिए किसके साथ में समझौता किया है, अनुबंध किया है। तो ऐसा कौन सा है जिसके लिए एयरपोर्ट सर्विस के लिए रडार के लिए, क्योंकि रडार क्या होते हैं, ये वास्तविकता में स्थिति का पता लगाते हैं, साथ साथ में ये उपग्रह से कनेक्ट रहते हैं, तो ये सारी स्थितियों का पता लगाते हैं। साथ साथ में बात करेंगे कि किसके साथ में, ये रक्षा मंत्रालय ने, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, आपके एग्जाम में आएगा MOD, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने किसके साथ में समझौता किया है। तो किसके साथ में समझौता किया है, ये समझौता किया है महिंद्रा टेलीफोनिक्स के साथ में समझौता किया है। बात करता हूं आगे। देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी पे लिखा है इसरो के वर्तमान में अगर पूछा जाए इसरो की स्थापना कब हुई थी, 1969 में, और इसके अध्यक्ष कौन है, के शिवान, मैं आपको बता चुका हूं। बात करते हैं नासा क्या है, स्थापना कब हुई, 1958 में, और वर्तमान में अगर एडमिनिस्ट्रेटर की बात करूं मैं तो बिल नेल्सन जो है वे इसके एडमिनिस्ट्रेटर है। बार मैं बताता हूं इसकी स्थापना कब हुई थी। दूसरी बात, इसके एडमिनिस्ट्रेटर या अध्यक्ष को आपने जरूर पढ़ना है। चलिएगा बात करता हूं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या है, तो देखिएगा अगला प्रश्न आप लोगों के लिए स्पेस एक्स।
अगर स्पेस एक्स की बात करी जाए, अमेरिकी एजेंसी, 2002 में स्थापना हुई। सीईओ कौन है? विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति सबसे पहले नामित हो चुके एलोन मस्क। इसके वर्तमान में कौन है? सीईओ है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी है। तो ये सारी बातें हमने ऑप्शन से पढ़ी। अब ऑप्शन से इतनी बातें पढ़ ली तो अब प्रश्न में आ जाइएगा। देखिएगा, सबसे पहले कहा कि मैरियाना टेलीफोनिक्स के साथ में समझौता हुआ। उद्देश्य क्या है कि भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल जो है, भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल दोनों के द्वारा जो हवाई अड्डा निगरानी प्रणाली है, जो हवाई अड्डा निगरानी प्रणाली है, उसको सक्षम बनाना, उसमें सुधार करना, उसको बढ़ावा देना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। बात करता हूं कि कुल अनुबंध कितने का हुआ, तो ये 324 करोड़ रुपए लगभग, मतलब कि इसका अगर वास्तविक पूछा जाए तो 343.47 करोड़ का समझौता हुआ है, अनुबंध हुआ है। लेकिन आपके एग्जाम में लगभग पूछा जाता है 324 करोड़ रुपए का इसके साथ में समझौता हुआ है। मैं बात करता हूं आपसे कि मेक इन इंडिया पहल। देखिएगा, बात करता हूं आपसे यहां से कि किसके तहत हुआ है, तो ये मेक इन इंडिया पहल के तहत में हुआ है। मेक इन इंडिया पहल के तहत में ये समझौता हुआ है। अब यहां से दो प्रश्न आपके सामने आते हैं कि कितने रडार का समझौता हुआ है, तो 11 रडार, 11 रडार्स का समझौता हुआ है। दूसरी बात, दो इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने लिखा था। अभी मैंने कहा था कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इसके केंद्रीय मंत्री कौन है? कौन है भारत देश के रक्षा मंत्रालय के मंत्री? तो केंद्रीय रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। उसी के साथ में केंद्रीय रक्षा मंत्रालय तो है राजनाथ सिंह, लेकिन राज्य मंत्री की बात करूं तो कौन है? श्रीपद येसो नाइक। और अगर दोनों के निर्वाचन क्षेत्र की बात करी जाए तो लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है वो तो राजनाथ सिंह का निर्वाचन क्षेत्र है, और उत्तरी गोवा में जो है वो श्रीपद येसो नाइक का, जो कि रक्षा राज्य मंत्री है, इनका निर्वाचन क्षेत्र है। तो आसान बातें थी, मुश्किल बात को भी आपके सामने आसानी से रखा जाता है, प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए, थोड़ी बातें मैंने आपसे कही थी, क्योंकि महिंद्रा टेलीफोनिक्स इंटीग्रेटेड सिस्टम लिमिटेड के साथ समझौता हुआ है। ये एमओडी मतलब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, रक्षा मंत्रालय का, इसके साथ में समझौता हुआ है। तो इसके बारे में 2-3 बातें पढ़िएगा। पहली कौन सी, कि ये एक रक्षा उपकरण निर्माण कंपनी है। रक्षा उपकरण के, जो रक्षा से संबंधित जो उपकरण बनाए जाते हैं, इक्विपमेंट बनाए जाते हैं, उससे संबंधित कंपनी है। बात करता हूं दूसरी कि इसका गठन कब हुआ था, तो इसका गठन 2013 में हुआ था। इसके सीईओ कौन है? अगला प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न, सीईओ कौन है? हु इज द सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द महिंद्रा टेलीफोनिक्स इंटीग्रेटेड सिस्टम लिमिटेड। तो कौन है? अब यहां पर है जयंत राज चटर्जी। और एक बात और समझ लीजिएगा कि इसका कार्यालय कहां पे है? मुंबई कहां है? मुंबई जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। तो ये सारी जानकारियां, इतनी सारी जानकारियां आपसे सिर्फ और सिर्फ पहले प्रश्न से आपको मिली है। अगर इतनी सारी जानकारी आपको एक प्रश्न से मिल जाती है तो कोई भी आपका प्रश्न एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। आइए दूसरे प्रश्न में। प्रश्न नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे है कि 17th सतत विकास लक्ष्यों की रिपोर्ट जारी करी गई है। अब एक रिपोर्ट जारी करी गई, इस रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो देखिएगा, बात करिए आपसे कि भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो भारत को जो स्थान मिला है वो यहां 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है। अगर मैं बात करूं भारत की, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? सी, यानी कि 117 है। इसमें 117वां स्थान मिला है। और एक बात और समझ लीजिएगा कि भारत अब की बार 2 पायदान नीचे आया है। कहां पर आया है? 2 पायदान नीचे आया है। मतलब कि पिछली जो रिपोर्ट थी उसमें भारत का स्थान कौन सा रहा? 115वां। और एक बात और बता देता हूं, जो भारत के पड़ोसी देश हैं, भूटान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, ये सब भी इस रिपोर्ट में, इस इंडेक्स में भारत से ऊपर है। ये बात समझ लीजिएगा। बात कर लेता हूं आपसे आगे। देखिएगा, भारत का स्थान रहा 117वां। एक बात समझिएगा कि पर्यावरण रिपोर्ट 2021 की स्थिति में पिछले वर्ष की अपेक्षा भारत इस वर्ष 2 कदम नीचे आया है। मतलब पहले का कितने स्थान पर था? 115वें स्थान पर था। उसके बाद में किस चीज का इसमें आकलन हुआ है, किस चीज का मूल्यांकन किया गया है? तो सबसे पहले भूखमरी, खाद्य सुरक्षा, लैंगिक समानता, लचीला बुनियादी ढांचा निर्माण आदि चुनौतियों के कारण, इन सभी चुनौतियों का सामना करने के कारण ही भारत पिछड़ा है। 2 कदम, 2 पायदान भारत पिछड़ चुका है यहां पर। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये 2015 में संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्यों द्वारा 2030 के एजेंडे के भाग के रूप में इस रिपोर्ट को अपनाया गया था। तो एक प्रश्न आपका यहां से, इस लाइन से भी हो गया है
कि मैंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र जिसकी स्थापना 1945 में करी गई थी, संयुक्त राष्ट्र में अब वर्तमान में कितने सदस्य देश है? 193। लेकिन जब इसकी स्थापना करी गई थी 1945 में, तब इसके 193 सदस्य नहीं थे। उस समय केवल 50 देशों ने साइन किए थे, सिग्नेचर किए थे, समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और ये शुरू कर दिया गया था। यहां से एक प्रश्न और भी कि भारत अपने पड़ोसी देश भूटान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश इनसे भी नीचे है, इनसे भी पिछड़ा हुआ है इसके अनुसार। समझ में आई बात? समझ में आई कि नहीं? और समझ में अगर आपको आई तो चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के। प्रश्न नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे आता है। प्रश्न नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर क्या है? देखिएगा कि नॉलेज इकोनॉमी मिशन का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? पहले बात तो मैं करता हूं कि नॉलेज इकोनॉमी मिशन जो है ये लॉन्च किया गया, शुरू किया गया, इसका शुभारंभ किया गया इसको। लेकिन मैंने आपसे पूछा कि किसके द्वारा, कौन से राज्य के द्वारा, किस राज्य के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया? तो बताइएगा इसका किस राज्य के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया? तो यहां से आपके सामने 4 ऑप्शन है और इन 4 ऑप्शन में केरल जो है वो आपका राइट आंसर होगा। केरल राज्य जो है वो इसका आपका सही आंसर होगा। बात करते हैं इसके बारे में, चलिएगा। लेकिन पहले प्रश्न पे चर्चा करें उससे पहले आपके लिए एक और बात, इंपॉर्टेंट बात बताता हूं आपको। क्या कि देखिएगा आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों के बारे में भी पूछा जाता है, तो यहां से हम हल्का हल्का रिवीजन कर लेते हैं। चलिए आइए मेरे साथ। सबसे पहले छत्तीसगढ़, सीएम कौन है? भूपेश बघेल। राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके। बात करता हूं केरल के सीएम कौन है? पिनाराई विजयन। राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। अगली बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश, सीएम कौन है? वाईएस जगन मोहन रेड्डी। और इसके साथ साथ में गवर्नर या राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। इसके कौन है? राज्यपाल है, गवर्नर है। अगला प्रश्न आपके सामने, ओडिशा, सीएम कौन है? नवीन पटनायक। राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल। तो ये आपके एडिशनल क्वेश्चन मिलते हैं आपको, यहीं से आपकी तैयारी होती है। ठीक है, केवल एक प्रश्न रटा और उसको रटने लग गए ऐसे नहीं, और भी उससे संबंधित बातों को आपने रिवाइज करना है, आपने पढ़ना है, इस प्रकार से तैयारी होगी। बात करते हैं केरल सरकार के द्वारा घोषणा करी गई, जिसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि जो नौकरी की संभावनाएं हैं, क्योंकि अब कोरोना वायरस के कारण हजारों करोड़ों लोगों की नौकरियां जा रही है, हजारों करोड़ों लोगों की नौकरियां जा रही है, और इसी को ध्यान में रखते हुए नौकरियों की संभावनाओं को बढ़ावा देना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। समझ में आई बात? समझ में आई तो चलिएगा। अब इसके साथ साथ नॉलेज इकोनॉमी मिशन के साथ साथ में क्या किया जाएगा कि कौशल शिक्षा या टेक्निकल शिक्षा, तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा, और साथ साथ में जो उच्च शिक्षा प्रणाली है, जो कि हायर एजुकेशन सिस्टम है, उसको भी मजबूत किया जाएगा, ताकि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार की तरफ वो उन्मुख हो सके, ज्यादा से ज्यादा रोजगार की तरफ वो अग्रसित हो सके, वो अग्रसर हो सके। ये सारी बातें हैं जो कि मैं आपको यहां से बताता हूं। इसके साथ साथ में क्या हुआ कि जब केरल राज्य ने अपना बजट पेश किया 4 तारीख को, जब केरल राज्य ने इसी महीने जब अपना बजट पेश किया, तो उस बजट में इसके साथ ही बजट पेश किया, उसमें जो ज्ञान अर्थव्यवस्था कोष है, उसमें पहले 200 करोड़ रुपए की अनुमति दी गई थी, लेकिन उसमें वृद्धि करते हुए 200 करोड़ से बढ़ाकर के कितना कर दिया? 300 करोड़ रुपए कर दिया गया। तो ये सारी बातें हैं जो आपको यहां से आसानी से मिल जाती है, उसके साथ साथ देखिएगा, क्योंकि केरल राज्य द्वारा शुरू किया गया है, तो यहां से मैं आपको 1-2 बातें आपको केरल के बारे में बता देता हूं कि मुफ्त थालोलम योजना केरल के द्वारा शुरू करी गई, जिसमें क्या किया गया? बच्चों का फ्री में इलाज, जो बच्चे हैं जो 18 वर्ष से कम के हैं, जो बच्चे की स्थिति में आते हैं, उनका मुफ्त में फ्री में इलाज किया गया। उसके साथ में रबर मूल्य स्थिरीकरण योजना, मतलब कि केरल में आपको पता है रबर का उत्पादन किया जाता है, और रबर का उत्पादन जो है इसके मूल्य का स्थिरीकरण कर दिया गया कि उसके मूल्य को डाउन नहीं आने दिया गया, बल्कि जो किसान है उनको उनकी मेहनत का पूरा पैसा मिले, इसलिए उस मूल्य का निर्धारण कर दिया गया कि भाई इससे डाउन नहीं आएगा। ठीक है, ये किसानों के लिए फायदा हो। अगला है कि भूख मुफ्त शहर योजना, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो शहर है, शहर में कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे, ये योजना भी किसके द्वारा चलाई गई थी? ये योजना भी आपकी
केरल की प्रमुख योजनाओं में आती है। उसके बाद प्रवासी बीमा योजना कि जो प्रवासी लोग हैं उनका भी यहां रह करके बीमा करा दिया जाएगा, ये योजना भी। उसके बाद में एक और योजना लिखी थी जो कि इसमें छिप गई है, ये थी लिंग समानता कार्यक्रम। लिंग समानता कार्यक्रम का मतलब आपको पता है, केरल राज्य में वैसे ही लड़कियों की स्थिति जो है, लड़कियों की संख्या जो है वो लड़कों की अपेक्षा में ज्यादा है। ये बातें सारी आपको मैंने बता दी है। उसके बाद आगे बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आज का, उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बने? जो यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा इस प्रश्न का कि मानवाधिकार से संबंधित भी आपके एग्जाम में यूपीएसआई की मूल विधियों में पूछा जाएगा। तो इस बात को नया प्रश्न है, नोट कर लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश यूपी मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बने। तो देखिएगा 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है, यहां से आपने बताना है कि कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अब अध्यक्ष बने हैं यूपी मानवाधिकार आयोग के। तो यहां से आपका जो सही आंसर होगा वो होगा बालाकृष्णन नारायण जो है वे अब यूपी मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बने। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि ये चारों ही यूपी में किसी न किसी पद पर हैं। कौन से पद पर है चाहिए? हितेश चंद्र अवस्थी कौन है? पुलिस महानिदेशक, यूपी पुलिस महानिदेशक। राजेंद्र कुमार तिवारी कौन है? यूपी के मुख्य सचिव। आनंदीबेन पटेल कौन है? यूपी की राज्यपाल। और आपसे कहा जाए बालाकृष्ण नायर कौन है? यूपी मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। यूपी के सीएम चीफ मिनिस्टर कौन है? यूपी के मुख्यमंत्री कौन है? तो बताइए, योगी आदित्यनाथ। ठीक है, दिनेश शर्मा और आपका दूसरा यूपी में 2 जो है केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा 2 उप मुख्यमंत्री हैं। याद रखिएगा ये सारी बातें। ठीक है, छोटे छोटे प्रश्न आते हैं लेकिन बहुत बार हम अटक जाते हैं छोटे छोटे प्रश्नों में। बात करते हैं इसके कि अगर हम बात करें बालाकृष्ण नारायण की, तो वे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश भी थे। उनकी नियुक्ति जो थी वो किसके द्वारा करी गई? राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के द्वारा करी गई। अब आइएगा, उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग स्थापना कब हुई थी? 7 अक्टूबर 2002 में, जिसका मुख्यालय कहां पे है? लखनऊ में है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। और उत्तर प्रदेश में जिले कितने हैं? एक और प्रश्न आपसे पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश में जो जिलों की संख्या है वो कितने हैं? 75 जिले जो हैं वो उत्तर प्रदेश में है। तो ये सारी बातें आपको समझ में आई। इतनी सारी बातें समझ में आई तो प्रश्न नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आता है। देखिएगा कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने? तो बताइएगा कौन बने हैं। यहां से 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है, यहां से 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है, जिसमें से आपने ये आंसर बताना है। यहां से आपके जो संजीव सहाय हैं वे इसका आंसर सही होंगे। लेकिन वही सेम बात, हर प्रश्न वाली बात कि अब आपके सामने 3 प्रश्न और आ जाते हैं। क्या आते हैं? देखिएगा, धर्मेंद्र प्रधान कौन है? धर्मेंद्र प्रधान कौन है? केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं। श्रीकांत माधव वैद्य कौन है? आईओसी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, आईओसी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के कौन है? चेयरमैन है, अध्यक्ष हैं। एम के सुराना कौन है? एचपी मतलब हिंदुस्तान पेट्रोलियम के कौन है? एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, प्रबंध निदेशक है। आई बात समझ में? 4 प्रश्न और तैयार हुए तो चलिए अब इस प्रश्न की जानकारियां पढ़ते हैं। देखिएगा, बात करी जाए कि अगर संजीव सहाय कौन है तो वे 1986 बैच के कौन है? आईएएस अधिकारी हैं। उसके बाद में वे 31 जनवरी 2021 को बिजली मंत्रालय में सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। और नीति आयोग के सदस्य वीके सारस्वत, उन्होंने वीके सारस्वत की स्थान लिया है, जिन्होंने इनकी अध्यक्षता स्थान नहीं बल्कि वीके सारस्वत की अध्यक्षता में उनकी नियुक्ति करी गई है। आसान बिल्कुल आसान तरीके से। आइए आगे बात करते हैं। हमारे 5 प्रश्न समाप्त होते हैं, 5 प्रश्न हमारे समाप्त हुए और हमारे सामने आता है आज का प्रश्न। आज का प्रश्न क्या है कि किस राज्य ने ऑक्सीजन कंस्ट्रक्शन की डोर स्टेप डिलीवरी सेवा शुरू कर दी है? कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसने जो आपके ऑक्सीजन, जो कि कोरोना में सबसे जरूरी है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, इनकी अब डोर टू डोर सेवाएं, डोर टू डोर डिलीवरी शुरू कर दी है? तो ऐसा कौन सा राज्य है? बताइएगा कौन सा राज्य है। आपने आंसर को कमेंट में करके बताना है। आपका जो आंसर है उसको आपने कमेंट में बताना है, ये सारी बातें। ठीक है, उसके बाद चलिए बात कर लेते हैं कल के प्रश्न की। तो कल का प्रश्न क्या है कि फिक्शन के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता है? तो ये था डेविड लियो।
डीओ, ठीक है। अब यहां से जो आंसर आया था, ये कल का प्रश्न था, गलती से उसमें हो गया था, कोई बात नहीं है। रिया श्रीवास्तव ने कल का जवाब दिया था, क्योंकि ये पिछला प्रश्न था, गलती से कट नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। उसमें कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि जो 6 मॉड्यूल लॉन्च किए हैं वो किसने लॉन्च किए? ये लॉन्च किए गए थे केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको इस प्रश्न से मिल जाती है। उसके बाद चलिएगा प्रश्न नंबर 6 की तरफ, कि किस क्रिकेट खिलाड़ी को, कौन से ऐसे क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिन्हें सभी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्वरूपों से, सभी स्वरूप मतलब कि टेस्ट से भी, वनडे से भी, T20 से भी निलंबित कर दिया गया है। तो अब ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं जिन्हें निलंबित कर दिया गया सभी स्वरूपों से, सभी रूपों से? तो देखिएगा ओली रॉबिन्सन जो है उनको क्रिकेट के सभी प्रारूपों से, सभी स्वरूपों से अब निलंबित कर दिया गया है इंग्लैंड क्रिकेट संघ के द्वारा। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। पहले बात करेंगे बाबर आजम कौन है। बाबर आजम जो है वे क्रिकेटर हैं पाकिस्तान के, जिन्हें पाकिस्तान का विराट कोहली भी कहा जाता है। साथ में प्रश्न ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन कौन है? बाबर आजम। एरॉन फिंच जो कि ऑस्ट्रेलिया टीम के खिलाड़ी है, ऑस्ट्रेलिया की वनडे और T20 दोनों टीमों के कैप्टन हैं। उसके बाद केन विलियमसन न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के कैप्टन है। ये बात समझ में आनी चाहिए आपको। अगर ये बात समझ में आई तो इस प्रश्न की तरफ चलिएगा। बात करते हैं कि ओली रॉबिन्सन को निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के द्वारा उन्हें निलंबित कर दिया गया है। कारण क्या रहा? क्योंकि एक छोटा सा विवाद उन्होंने ट्वीट कर दिया। क्या ट्वीट कर दिया? कि जो 2012-13 के एक नक्सलवादी और सेक्सिस्ट ट्वीट कर दिया, जिसको देख करके उन्हें निलंबित कर दिया गया। क्योंकि जब आप बड़े पद पर होते हैं, जब आप यूथ आइकन होते हैं, तो इस प्रकार के कमेंट आपको सूट नहीं करते हैं, आपको शोभा नहीं देते हैं, इसलिए उन्हें निलंबित कर दिया गया। यहां से 2-3 प्रश्न मैं आपको बताने वाला हूं। इंग्लैंड टीम के क्रिकेट टेस्ट टीम के कैप्टन कौन है? तो कौन है? जो रूट। उसके बाद एक दिवसीय और T20 के कैप्टन कौन है? इयोन मॉर्गन। यानी कि टेस्ट के अलग हैं और T20 और वनडे के कैप्टन अलग हैं। उसके बाद में अगर बात करें, इंग्लैंड ने पहला एक दिवसीय, पहला वनडे इंटरनेशनल मैच किसके साथ खेला था? तो किसके साथ खेला था? ये मैच खेला था ऑस्ट्रेलिया के साथ में। कहां पर? ये देखिएगा 5 जनवरी 1971 को ऑस्ट्रेलिया में ही खेला था ये मैच, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं जो कि मैंने आपको यहां से बता दी है। उसके बाद 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आता है कि वीवो मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन कंपनी है, मोबाइल निर्माता कंपनी है चीन की। वीवो ने अब चीफ स्टाइल आइकॉन किसे बनाया है? तो किसे बना दिया गया? देखिएगा 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है। किसे बनाया है? यहां से आप देखिएगा सारा अली खान जो है उनको अब बना दिया गया है चीफ स्टाइल आइकॉन। बात करता हूं इसके बारे में, क्यों बनाया गया है? तो क्योंकि जो अब उनकी आगामी सीरीज है वाई सीरीज जो स्मार्टफोन्स है उनको बढ़ावा देने के लिए, और जो वाई सीरीज का ओपनिंग हो रहा है वो 10 जून को हो रहा है। मतलब कि कल छोड़कर के परसों ही इसको शुरू किया जा रहा है, ठीक है, लॉन्च किया जा रहा है। अब वीवो के बारे में बात करेंगे। 2009 में स्थापना हुई थी। सीईओ कौन है? शेन वई। और मुख्यालय कहां पे है? डोंगन कहां है? चीन में है। तो ये सारी बातें थी जो कि हमने इस प्रश्न से आपको दी है। उसके बाद देखिएगा प्रश्न नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे आता है। प्रश्न नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे है कि अनुप्रति कोचिंग योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? अनुप्रति कोचिंग योजना जो है वो कौन सा राज्य के द्वारा शुरू करी गई है? तो ये शुरू करी गई है राजस्थान राज्य के द्वारा। राजस्थान जो राज्य है इसने अब अनुप्रति योजना शुरू कर दी है। क्या है? क्योंकि जो बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पाते हैं, जिनकी आम जो वार्षिक आय है 8 लाख रुपए से कम है, जो कि ओबीसी, बीसी, अनुसूचित जाति जनजाति कहीं से भी बिलोंग करते हैं, जो पढ़ नहीं पाते हैं, लेकिन उनको उनका हौसला बढ़ाने के लिए, उनको जो आपके एग्जाम है, कंपटीशन एग्जाम से, उनमें उनको सुचारू रूप से भागीदारी निभाने के लिए ही इसको शुरू किया गया है। आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए ये शुरू करी जाएगी। और जिन छात्रों की पारिवारिक आय 8 लाख प्रति साल से कम है वे इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी,
अल्पसंख्यक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र जो हैं वे इसका आसानी से लाभ उठा सकेंगे। समझ में आई ना बात? तो ये सारी बातें, हालांकि हम तो आपको वैसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट में कोचिंग देते हैं, तो ये बात अलग है। चलिए बात करते हैं आगे। प्रश्न नंबर 9, HSBC इंडिया ने भारत का मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारत का HSBC ने भारत का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO किसे नियुक्त किया है? किसे नियुक्त किया है? तो यहां से देख लीजिएगा, हितेंद्र दवे। हितेंद्र दवे को अब नया CEO इंडिया के लिए नियुक्त कर दिया है। समझ में आई बात? बात समझ में आई तो चलिएगा बात कर लेता हूं मैं इसके बारे में आगे। देखिएगा उन्होंने स्थान किनका लिया है? तो सुरेंद्र रोशा का उन्होंने स्थान लिया है, जिनकी नियुक्ति, अब सुरेंद्र रोशा रिटायरमेंट नहीं हुए, बल्कि सुरेंद्र रोशा को पदोन्नत करके कहां भेज दिया गया है? हांगकांग भेज दिया गया है। तो ये बात आपने समझनी पड़ेगी। HSBC इंडिया के बारे में पढ़ें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1853 में। लेकिन 1853 में इसकी स्थापना मर्केंटाइल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में करी गई थी, जिसका मुख्यालय कहां पे है? मुंबई में है। मुंबई कहां है? महाराष्ट्र में है। चलिए आज का आखिरी प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। आज का आखिरी प्रश्न क्या है कि शिव राज्याभिषेक दिवस किस राज्य के द्वारा मनाया गया? कौन सा ऐसा राज्य है जिसने कि शिव राज्याभिषेक दिवस मनाया है? तो ऐसा राज्य कौन सा है? ऐसा राज्य है आपका महाराष्ट्र, यानी कि ऑप्शन आपका बी जो है वो इसका सही आंसर होगा। ये समझ में आई बात? समझ में आई? चलिए समझ में आई तो चलिएगा। महाराष्ट्र राज्य द्वारा 6 जून को यह दिवस मनाया गया है। इस समारोह के आयोजन कहां पर किया गया? रायगढ़ के किले में किया गया। रायगढ़ का किला से ध्यान रखिएगा, जो छत्रपति शिवाजी थे, छत्रपति शिवाजी का किला था, ठीक है। उसके बाद में यह दिन जो है वो मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज के 348वें राज्याभिषेक के रूप में मनाया जाता है। और उन्होंने, अगर हम बात करें 6 जून 1674 को मराठा साम्राज्य के छत्रपति के रूप में उन्होंने ताज पहना था। समझ में आया ना बात? उन्हें पहनाया गया था। तो ये सारी बातें थी जो कि मैंने आज आपको करंट अफेयर्स में दी है। उम्मीद है आपको ये जो करंट अफेयर्स की सीरीज है पसंद आ रही है, समझ में आ रही है। और अगर आपको समझ आ रही है तो आपने इनको, चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों को जोड़ना है, शेयर करना है, बस इतना सा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।